अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला मैच हो चुका है जिसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान को शिकस्त हुई और पाकिस्तान तारीख में पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ किसी टी20 मैच में ऑल आउट हुआ। अब पाकिस्तान टीम दूसरा मैच खेलने जा रही है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरा मैच खेलेंगे, तो इसमें पाकिस्तान टीम में क्या चेंजिंग्स पॉसिबल हैं, इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या दो चेंजिंग्स लाजमी होनी चाहिए। और उसके अलावा एंटेंट क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान ने अपने मुल्क से बाहर अब नई एंटेंट के साथ 6 मैचेस खेले हैं और इन 6 में से 5 मैचेस में पाकिस्तान को बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। और इस दौरान जो हमने एंटेंट क्रिकेट का असल नारा लगाया था वो यही लगाया था कि हम पावर प्ले को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं। और इस रिपोर्ट में हम पावर प्ले की बात करेंगे कि अवे मैचेस में सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस को हमने निकाल दिया है। तो 2025 में पाकिस्तान ने जितने भी टी20 मैचेस खेले हैं उनमें पाकिस्तान का स्कोर क्या रहा और पावर प्ले में ख़ास तौर पर हमने कैसी क्रिकेट खेली है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले हैं 2025 में, यानी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर। उसमें से पाकिस्तान को जो कामयाबियां मिली हैं सिर्फ 4 मैचेस में, जिनमें से 3 बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में हैं। अगर हम इस होम सीरीज़ को निकाल दें तो 6 अवे मैचेस में पाकिस्तान को सिर्फ 1 फतह मिल सकी है, और वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसे सब ने कहा था ये फ्लोक इनिंग्स हो गई थी मोहम्मद हारिस की और हसन नवाज़ की, जिसमें हसन नवाज़ ने 44 बॉल पर सेंचुरी स्कोर की थी। उसके अलावा तमाम मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस दौरान जो हमने स्कोर देखे हैं, या तो पाकिस्तान टीम ने अच्छा स्कोर किया या बहुत बुरे तरीके से आउट हुई है। एक अच्छा स्कोर था जिसमें पाकिस्तान ने टारगेट चेस किया हसन नवाज़ की शानदार सेंचुरी की वजह से, मोहम्मद हारिस की बैटिंग की वजह से। बाकी मैचेस में हमारा स्कोर एक बार भी 135 से ऊपर नहीं जा सका। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 91 पर ऑल आउट हुए, अगले मैच में 9 विकेटों पर 135 रन कर सके। उसके बाद अगले मैच में जिसमें टारगेट चेस किया 207 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। फिर अगले मैच में 105 रन पर ऑल आउट हुए। उसके बाद 5वें मैच में 9 विकेटों पर 128 रन कर सके पूरे 20 ओवर खेलकर। ये हमारी एंटेंट क्रिकेट है, यानी कि हम एक बार भी 135 से आगे नहीं बढ़ सके मासिवाय एक मैच के। और बांग्लादेश के टूर में जो पहला मैच खेला गया उसमें हम 110 रन पर ऑल आउट हुए। और उसके अलावा असल चीज़ है पावर प्ले, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वजह से हमारा पावर प्ले ख़राब हो रहा है और उसी वजह से हमने ये सारी चेंजेस की हैं। तो मैं यहाँ पर अवे मैचेस में आपके सामने पावर प्ले के स्कोर रख देता हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच पावर प्ले में पाकिस्तान ने 14 रन पर 4 विकेटें गंवाईं। अगले मैच में 36 रन किए और 2 विकेटें गंवाईं। जबकि उससे अगला जो मैच था जिसमें हसन नवाज़ ने सेंचुरी स्कोर की थी, पाकिस्तान ने 75 रन किए और 1 विकेट गिरी थी। ये वाहिद मौका था जिसमें पाकिस्तान ने 45 रन किए पावर प्ले में एंटेंट क्रिकेट के साथ। उसके बाद अगला जो मैच था जो कि सीरीज़ का चौथा टी20 मैच था, उसमें पाकिस्तान ने 5 विकेटें गंवाई पावर प्ले में सिर्फ 42 रन पर। और आखिरी टी20 मैच में पाकिस्तान ने 27 रन किए और 3 विकेटें गंवाई। फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो गुज़श्ता मैच था उसमें पावर प्ले में पाकिस्तान ने 41 रन किए और 4 विकेटें गंवाईं। ये पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है और इस वजह से अब ये सवालात भी खड़े होना शुरू हुए हैं। और ये बात मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, जब बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टीम बाहर जाएगी, गो के लकीली पाकिस्तान की ये 2 सीरीज़ हैं खासी यूँ कह सकते हैं आसान है। ये हमने न्यूजीलैंड का टूर नहीं करना, इंग्लैंड नहीं जाना, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, हत्ता कि श्रीलंका नहीं जाना। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की टीमें टी20 फॉर्मेट में उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें जो पहला मैच हमने खेला और इसी की झलक हमें अगले मैचेस में भी दिखाई दे सकती है। और इसी बात का खदशा हमने पहले भी जाहिर किया था कि पाकिस्तान टीम जब अपनी कंडीशन से बाहर जाएगी फिर इन बैट्समैनों के इंटेंट का पता चलेगा कि वो कैसे खेलते हैं। अब तो यही है कि ना ही सिंगल लेने की सलाहियत है, ना ही किसी बैट्समैन के अंदर जिम्मेदारी लेने की एक कोशिश तक नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये साबित करना है कि हम बैट घुमाते हैं, हम दलेर हैं, हमारे अंदर इंटेंट है। ये एक अजीब तरह से फोबिया हो गया है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है सैम अयूब की मैं बात कर लेता हूँ जो चेंजिंग्स के हवाले से हैं। तो हमारी सैम अयूब से लेकर हमारा जो आखिरी बैट्समैन है
सबका अब अंदाज एक ही हो चुका है। पहले बदकिस्मती ये थी कि सारे ही स्लो खेलते थे, अब सारे ही तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, सिंगल डबल कोई लेने की कोशिश नहीं करता, क्रीज़ पर ठहरने की कोई कोशिश नहीं करता। अब सैम अयूब को हम मुसलसल मौके दे रहे हैं, लेकिन उसकी कारकर्दगी के ऊपर हमेशा सवाल या निशान है। जब मैं सैम अयूब की कारकर्दगी की बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सवालात उठाते हैं कि मैं बाबर आजम को सपोर्ट करने की वजह से सैम अयूब के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपके सामने हमेशा रन्स रखे हैं, हमेशा स्टेट्स रखे हैं कि ये कारकर्दगी है। मेरी पसंद और नापसंद इसमें कुछ नहीं है। अगर आप आखिरी जो 6 इनिंग्स खेली हैं, आप उनको उठा के देख लें, जिसमें PSL की एक इनिंग्स शामिल है, उसमें 8 रन्स किए। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो 3 T20 मैचेस खेले वो शामिल हैं और एक गुज़श्ता मैच खेला, इसमें वो सिर्फ एक बार अपना स्कोर डबल डिजिट में ले जा सके हैं, जब आखिरी वनडे मैच में 45 रन्स किए थे। बाकी मैचेस में 0, 4 और गुज़श्ता मैच में 6 रन्स कर सके। और उनके मजमूई 31 T20 मैचेस में वो सिर्फ एक बार 50 से ऊपर जा सके हैं। और जो मजमूई इनिंग्स खेली हैं, ख़ास तौर पर जो आखिरी 27 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स हैं, उन 27 इनिंग्स में 98 रन्स की एक इनिंग्स के अलावा सिर्फ 2 बार वो 40 प्लस रन्स में गए हैं। तो ये उनकी कारकर्दगी रही है। और इन आखिरी 27 में से 17 बार 17 टाइम उनका स्कोर 20 से नीचे रहा है, यानी कि 80% उनका स्कोर छोटा रहता है, जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इस तरह का अगर आपके पास ओपनर है तो किसी भी तरह आप एक कामयाब टीम नहीं बन सकते हैं। अब इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो दूसरा T20 मैच है, इसमें शाहद फरहान को लाजमी मौका देना चाहिए, जो बेहतरीन फॉर्म में है। अपनी आखिरी 5 इनिंग्स में वो 3 50 कर चुका है। उनका स्ट्राइक रेट सैम अयूब के मुकाबले में कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। तो सैम अयूब जो कि मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं, और ये पहले भी जदोजहद कर रहे थे, हत्ता कि उन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और उन्हें फिर दौरा जिम्बाब्वे में लाया गया, चूँकि दौरा ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैचेस में वो परफॉर्म करने में कामयाब रहे थे। और लकीली उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेल दी, 98 रन्स की नॉट आउट की है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। तो उसके बाद वो मुसलसल पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा तो बन गए हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। तो ये वक्त है, जो वक्त तकाजा कर रहा है कि अगर हमने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम तैयार करनी है तो बेहतरीन जो दीगर ऑप्शंस हैं उनको भी आजमाना चाहिए। 31 मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर किसी खिलाड़ी को आपने जांचना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सैम अयूब उस क्लास का प्लेयर ही नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परामेंट की कमी फील होती है। उसे चाहिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार के मुताबिक ख़ुद को बनाए। ये क्लब क्रिकेट नहीं है कि आपने एक टांग उठाई और न्यू लुक शॉट के नाम से आपने अपना एक ट्रेडमार्क बना लिया कि मैं इस तरह खेल सकता हूँ। यहाँ सिर्फ एक शॉट की बात नहीं है, यहाँ पूरी इनिंग्स तामीर करना पड़ती है। तो इस वजह से एक जो चेंज है वो तो ये होना चाहिए कि शाहद फरहान को लाजमन टीम में होना चाहिए। और जो दूसरी चेंज है वो मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम के साथ हम जो ज़्यादती करते आ रहे हैं उसको अब ख़त्म करना चाहिए। उन्हें लाजमन मौका देना चाहिए, ख़ास तौर पर एक ऐसी पैच पर जहाँ पर अच्छा स्पिन हो रहा है, गेंद में बाउंस भी मिल रहा है, वेरिएशन भी है, तो यहाँ पर सुफियान मुकीम ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और इब्रार अहमद को आपने मुसलसल 3 मैचेस खिला दिए बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में, इससे पहले आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा रहा, ट्रायंगुलर सीरीज़ का हिस्सा रहा, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उनका बहरहाल नहीं है। अगर सुफियान मुकीम को भी आप साथ ट्राई कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें T20 वर्ल्ड कप में आगे कैसे जाना है। तो बहरहाल ये 2 चेंजिंग्स हैं जो मेरे ख्याल में लाजमी होनी चाहिए। इसके हवाले से आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये 2 चेंजिंग्स लाजमी हैं या इसके अलावा और चेंज भी आप टीम में चाह रहे हैं।